नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत का कर्ज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नारायण दत्त अपने गांव का एक सीधा साधा तांत्रिक था। ओम एहि कनी श्री। एक दिन तांत्रिक महाराज जी, जल्दी चलिए, सूबेदार राम सिंह की बेटी किसी प्रेत के वशीभूत होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। चिंता मत करो, मैं अभी चलकर उस पर से प्रेत का साया उतार दूंगा। बस मुझे अपना सामान वाला थैला ले लेने दो। फिर तांत्रिक नारायण दत्त उस युवक के साथ सूबेदार राम सिंह के घर की ओर चल दिया। सूबेदार की बेटी कितनी उम्र की है बेटा? यही कोई 7-8 वर्ष की होगी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी भली थी, लेकिन अचानक ही घर के बर्तन उठा उठा कर फेंकने लगी। जब उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया तो उसने बिस्तर पर पड़े तकिए उधेड़ डाले। जल्दी वे सूबेदार राम सिंह के घर पहुंचे। आइए महाराज, देखिए मेरे फूल सी बच्ची को क्या हो गया है। कहाँ है आपकी बच्ची? उधर है महाराज। नारायण दत्त जैसे उस बंद कमरे की ओर बढ़ा। मूर्ख तांत्रिक, क्यों अपनी सामत बुलाने यहाँ चला आया है? ओह, ये अवश्य ही कोई शक्तिशाली प्रेत है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। नारायण दत्त ने थैले में से 2 नींबू निकाले और उन पर एक एक लौंग और हरी मिर्च टिकाकर उन्हें बंद द्वार के सामने रख दिया और बैठकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते महाबल प्रक्रामाय। भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षिणा पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस बेताल ग्रह राक्षस राक्षस हिंक छेनन हन हन भंजय भंजय मारे मारे। तू पछताएगा तांत्रिक, जीवन भर रोएगा। तभी बंद कमरे में से एक चीख गूंज उठी। आई! अरे, मेरा मंत्र तो अभी पूरा नहीं हुआ, फिर वो चीखा क्यों? नारायण दत्त ने लपक कर द्वार खोला और जैसे ही भीतर झांका, ओह नहीं! क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे बहुत दुख है सूबेदार साहब, मेरा मंत्र पूरा होने से पहले ही प्रेत ने आपकी बच्ची को अपना शिकार बना डाला। ओह नहीं, नहीं! कुम्हार के लड़के की तरह तुमने मेरे बच्ची की भी जान ले ली है। देखिए, मैं आपके दुख को समझता हूँ, लेकिन आप मुझ पर लांछन मत लगाइए। कुम्हार का बेटा ओझा द्वारा चिमटे से पीटे जाने के कारण पहले ही मरनासन था और मेरे कुछ करने से पूर्व भी मर चुका था। तुरंत वहाँ मौजूद अन्य लोग भी आक्रोश से चीख उठे। नहीं तांत्रिक, तुमने ही इस बच्चे की जान ली है। तुम हत्यारे हो। इसे गांव से बाहर निकाल दो। हाँ हाँ, इसे बाहर निकाल दो। और उसी दिन गांव की चौपाल पर नारायण दत्त को एक के बाद एक दूसरे बच्चे की मौत का उत्तरदायी मानते हुए इसे गांव से निष्कासित किया जाता है। ये सरासर अन्याय है, लेकिन पंचों का फैसला अटल था। उसकी किसी ने ना सुनी। अतः उसी शाम नारायण दत्त दुखी मन से अपनी पत्नी के साथ वो गांव छोड़कर शहर की ओर चल दिया। गांव वालों ने मुझे कितना गलत समझा, इस बात का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। ना जाने हमारे नसीब में अब कहाँ की ठोकरें खाना लिखा है। शहर तक पहुँचते पहुँचते रात घिर आई। सावित्री, मेरे विचार से तो अब रात में कोई धर्मशाला ढूंढने की जगह किसी एकांत जगह पर ही रात भर विश्राम कर लेना उचित होगा। जैसा आप उचित समझे स्वामी। कुछ देर बाद एक ऊंची इमारत के पिछवाड़े पहुंचकर रात गुजारने के लिए ये जगह कैसी रहेगी सावित्री? बहुत बढ़िया स्वामी। इधर ठीक उसी समय इमारत के सामने एक वैन आकर रुकी और उसमें से 5 व्यक्ति उतरकर इमारत की ओर बढ़े। इमारत में प्रविष्ट हो वो पांचों तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़े और लिफ्ट में सवार होकर 5वीं मंजिल वाला बटन दबा दिया। क्लिक! लिफ्ट ऊपर जाने लगी। फिर लिफ्ट में से निकलकर वो पांचों 5वीं मंजिल के कॉरिडोर में आ गए।
कितने नंबर का फ्लैट है सोबती? फ्लैट नंबर 94। फ्लैट नंबर 94 के सामने पहुंचकर खटखट। कौन? पुलिस। दरवाज़ा खोलो। अगले ही क्षण दरवाज़ा खोला और उन लोगों पर निगाह पड़ते ही, नहीं, उसने जल्दी से द्वार बंद करना चाहा, मगर कड़ाक। आ पीछे हट जा हरामजादी। महिला धक्का खाकर कमरे के भीतर जा गिरी और इसके साथ ही वो पांचों भी भीतर प्रवेश कर गए। कौन हो? रुक जाओ। हम हैं रामनाथ, तेरे बाप। हमें पहचाना हरामजादे? तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को हमारे खिलाफ गवाही देकर ही तो तुमने अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए थे सुअर। अब देखते हैं पुलिस तुम्हें मरने से कैसे बचाती है। नहीं, मेरे स्वामी को छोड़ दो, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, तुम तीनों को जाना ही होगा, लेकिन इस शहर से नहीं, बल्कि इस दुनिया से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सांप को मार दें और सपोले या नागिन को बदला लेने के लिए जिंदा छोड़ दिया जाए। गोल्टू, सपोलो को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। नहीं। रामनाथ और उसकी पत्नी बच्चे की ओर लपके, मगर उनसे पहले ही चीते की तेजी के साथ गोल्टू ने झपट कर उस बच्चे को उठा लिया। मम्मी, डैडी, बचाओ। बहुत गर्मी है सपोले में भी। रामनाथ और उसकी पत्नी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी ओर लपके। छोड़ दो मेरे लाल को कमीने। खबरदार, रुक जाओ, वरना इस सपोले से पहले तुम दोनों का काम तमाम कर दिया जाएगा। और तभी गोल्टू ने वहीं से पूरे वेग के साथ उस बच्चे को खिड़की के बाहर उछाल दिया। आई नहीं, तूने मेरे लाल की जान ले ली है कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गू 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 गू। उफ, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। और खचाक। सुनीता। रामनाथ अपने पत्नी की ओर बढ़ा, मगर तभी, किधर जाता है रामनाथ, अब इससे ऊपर मिलना, सड़क। आ और फिर धाड़। आ खचाक। आई कचाक। आ धाए धाए धाए। बेदर्दी से रामनाथ की जान लेने के बाद जल्दी चलो, और वे पांचों वहां से भाग निकले। इस घटना के 20 साल बाद। बेटा ब्रह्म, तुम्हारी आवारागर्दी की आदत मुझे कतई पसंद नहीं है। हरिदत्त के साथ काम में हाथ बटाया करो। जाने भी दो जी, हर समय मेरे लाल के पीछे रहते हो। अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है। माँ ठीक कहती है पिताजी, कॉलेज में ही तो पढ़ रहा है मेरा भाई। हाँ, इस घटना को बीते लगभग 20 साल हो चुके थे, और इस बीच छोटा सा तांत्रिक कहलाने वाला नारायण दत्त उसी शहर का एक प्रतिष्ठित तांत्रिक बन चुका था, और आजकल अपने दोनों बेटे हरिदत्त तथा ब्रह्मदत्त के साथ एक आलीशान बंगले में रह रहा था। जानता हूँ कितना पढ़ रहा हूँ तुम्हारा भाई। जानता हूँ कितना पढ़ रहा है तुम्हारा भाई। पढ़ने की जगह सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, वरना एक ही क्लास में 2 बार फेल ना होता। इससे तो यही अच्छा होता कि ये तुम्हारी भांति तांत्रिक ही बन जाता, तब कम से कम तुम्हारी भांति मेरा नाम तो रोशन करता। कोई बात नहीं पिताजी, अब की बार ब्रह्मदत्त अवश्य पास होकर दिखाएगा। इधर इन 20 सालों में वे पांचों खूनी बदमाश, किरण कुमार, महेश, सोबती, गोल्टू और जग्गा भी शहर के प्रतिष्ठित सेठ बन चुके थे, मगर सफ़ेद पोशी की आड़ में उनके काले कारनामों ने भी पनपने में कोई कमी नहीं दिखाई थी। बॉस, टोनी का माल आ गया है, उसे गोदाम नंबर 2 में पहुंचा दो जीता। और इधर हरिदत्त अपने तंत्र कक्ष में बैठकर तंत्र साधना के लीन में रहने के साथ साथ ओम ऐसी कली श्री लोगों की समस्याओं का तांत्रिक शक्ति से समाधान करता रहता था। आप निश्चिंत होकर अपनी बेटी को उसकी ससुराल भेज दीजिए। अब वो लोग उससे एक आने की भी मांग नहीं करेंगे, और उनको मैंने यहीं से अपने सम्मोहन पास में जकड़ दिया है।
मुझे पूरा भरोसा है। आपका बहुत आभारी हूँ महाराज। ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। एक दिन शाम को जब हरिदत्त अपने तंत्र कक्ष में वापस लौटा, सावित्री, हरिदत्त मेरा अपना बेटा नहीं है, मगर लगन और अपनी तंत्र साधना के बल पर वो आज मेरा नाम काफ़ी ऊंचा कर रहा है, जबकि मेरा अपना खून मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। ये पिताजी क्या कह रहे हैं? मैं अगर उनका बेटा नहीं हूं तो फिर मेरे माता पिता कौन हैं? कहाँ हैं वे? उसी क्षण मन में एक दृढ़ निश्चय करता हुआ हरिदत्त उल्टे पांव वापस हो लिया। अपने प्रश्नों का उत्तर मैं अपनी तंत्र साधना के द्वारा स्वयं ही ढूंढूंगा। और अपने तंत्र कक्ष में पहुंचकर वो एकाग्रचित होकर समाधि लगाकर बैठ गया। और फिर सच्चाई जानते ही हरिदत्त के दिल में जैसे हाहाकार सा मच गया। ओह नहीं! उसके नेत्रों में अपार वेदना उमड़ पड़ी। हे ईश्वर, तूने मेरे माता पिता और मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? अगले दिन रात को होटल डिंग डोंग में वो पांचों शैतान बैठे किसी की प्रतीक्षा में बार बार द्वार की ओर देख रहे थे। तभी हरिदत्त ने वहां प्रवेश किया। लो, वो सात्विक तांत्रिक भी गला तर करने यहाँ आ पहुंचा है। क्यों ना करे? ऐसे लोगों से बिना बिना पिए तंत्र साधना होती जो नहीं है। जब हरिदत्त एक खाली मेज पर बैठ गया। योर ऑर्डर सर। एक पैक विस्की। शीघ्र ही हरिदत्त की मेज पर शराब का एक पैक पहुंच गया, मगर उसका हाथ पैक पर जाने के बजाय गले में पड़ी माला पर चला गया और उसकी आंखें एक क्षण के लिए बंद हो गई। दूसरे क्षण बिना छुए ही उसका लबालब भरा पैक आधा नजर आने लगा और फिर और कम रह गया। कम होते होते जैसे ही उस पैक की सारी शराब नदारद हुई, उसी क्षण गोल्टू की आंखों में एक विचित्र चमक और शरीर में तनाव सा पैदा हो गया और वो अजीब सी आवाज के साथ जैसे फुंफकार उठा, वाह वाह वाह। ये तो गधे की तरह रेंक रहा है। अरे गोल्टू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज? भैंसे, तुम मेरी हंसी उड़ाता है। ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। फिर इससे पहले कि गोल्टू के साथी कुछ समझ पाते, तू मेरी हंसी उड़ाता है गंजे। मैं तेरा खिम मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बड़ाक! उफ! उस गंजे व्यक्ति की आंखों में खून उतर आया। तूने गंजे को छेड़कर अपनी मौत बुला ली है हरामजादे। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा टकलू। और दूसरे ही क्षण ढिसुम! आ धाड़! हाय! फिर गंजा गोल्टू को हवा में उठाकर चकरगिन्नी की तरह घुमाने लगा। गंजा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कुत्ते! और उसने उसे एक मेज पर दे मारा। छनाक! धड़! मगर तभी वो चारों गंजे को घेर कर खड़े हो गए। खबरदार गंजे, अगर हमारे साथी की ओर एक भी कदम बढ़ाया तो वो तुम्हारा आखिरी कदम होगा। गंजे को चूहे ललकार रहे हैं। और तभी अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपनी मेज पर चले जाओ। ये उस्ताद और इसकी लड़ाई है, तीसरा कोई दखल नहीं देगा। फिर गंजे ने गोल्टी को दोबारा उठाया और पूरे गति से फानूस की ओर उछाल दिया। नहीं! गोल्टू फानूस से जाकर टकराया। छनाक! आ! और इसके साथ ही छनाक! धड़ाम! छन! नीचे फर्श पर गिरने के साथ ही गोल्टू के प्राण पखेरु उड़ गए। अरे, ये तो मर गया। पुलिस को फोन करो कि ये यहाँ लफड़ा हो गया है। भागो भागो! खून! तभी वहां पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। शायद किसी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। पी! उस्ताद, पुलिस! भागो! अगले ही क्षण गंजा तथा उसके साथी तेजी से पिछले द्वार की ओर लपके। गोल्टू के साथी भी जैसे सोते से जागे। भागो, वरना पुलिस हमें घेर लेगी। हाँ, महेश ठीक कहता है, भागो! चलो फिर। वो चारों भी पिछले द्वार की ओर भाग निकले। फिर हरिदत्त भी अपनी सीट से उठकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ना चाहिए। और जब हरिदत्त 2 दिन तक घर नहीं पहुंचा तो आप हरिदत्त को तलाश क्यों नहीं करते?
अब हरिदत्त तब तक वापस नहीं लौटेगा सावित्री, जब तक कि वो अपना काम पूरा कर नहीं ले। क्या काम है स्वामी कि वो अपने घर आना भी भूल गया है। मुझे अपनी तांत्रिक विद्या से जो कुछ मालूम हुआ है उसके अनुसार वो अपने अतीत के बारे में जान गया है और उसके दिमाग में भारी उथल पुथल मची हुई है। साथ ही वो कुछ पापियों का नाश करने की जो ठान बैठा साथ ही वो कुछ पापियों का नाश करने की भी ठान चुका है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। भगवान उसकी सहायता करे। लगभग एक सप्ताह ही गुजरा होगा जब शहर के बाहर बने शमशान में एक जगह समाधि लगाए बैठे हरिदत्त ने अपनी ध्यानावस्था में देखा। ठीक उसी समय निकटवर्ती एक ऑफिस में रखे फोन का रिसीवर अपने आप डायल से उतरकर हवा में उठने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? तभी डायल पर बारी बारी से घूमते हुए कोई नंबर डायल होने लगे। किर्र, भूत। और वो लड़की चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। भूत, फोन में भूत। उधर ऑफिस में, हेलो, दिस इज पुलिस स्टेशन। महात्मा गांधी रोड पर 13 नंबर की इमारत में सेठ किरण कुमार के गोदाम में इस समय नकली शराब की पैकिंग हो रही है ऑफिसर। इसी के साथ रिसीवर वापस क्रेडिल पर आ गया। खटाक। तभी लड़की कुछ व्यक्तियों के साथ ऑफिस में प्रविष्ट हुई। वो रहा, कहाँ है भूत और हवा में लटकता रिसीवर हैं? अभी तो ये रिसीवर हवा में था, फिर ये सटअप। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। तुमसे 1000 बार कहा है कि हर समय उपन्यास मत पढ़ा करो। लेकिन सर, उधर गोदाम में अचानक ही क्या बात है? तुम दोनों हाँप कैसे रहे हो? बॉस, बाहर पुलिस आ गई है। ओह, पुलिस, भागो। वो चारों पिछले द्वार की ओर भागे और द्वार से निकलकर सामने खड़ी कारों की ओर दौड़ पड़े। मगर तभी तुम लोग चारों ओर से घिर चुके हो। भागने की कोशिश करना बेकार है। भलाई इसी में है कि स्वयं को कानून के हवाले कर दो। धाएं। किंतु किरण कुमार इंस्पेक्टर की चेतावनी की परवाह किए बिना ही गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया और धाएं। अगले ही पल पुलिस तुम लोगों को घेर चुकी है। भागने की कोशिश करना बेकार है। जुम। लेकिन दोनों सिपाही तथा और इंस्पेक्टर विक्रम गाड़ियों को रोकने में असफल रहे। ओ। किरण कुमार पूरी गति से उस गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर भगा ले चला। समझ में नहीं आता कि पुलिस को इस गोदाम की खबर कैसे हुई, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी पहाड़ी इलाके में पहुंची और एक ढलान पर उसने गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए, उसके हाथों के जैसे तोते उड़ गए। ची। ब्रेक लगने की आवाज़ तो आ रही है, मगर फिर भी गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई है। ओह, क्या करूं? तभी सामने से आती एक गाड़ी को देखकर किरण के हाथ पांव फूल गए। गाड़ी! हे मालिक, इतनी तेज चलती गाड़ी से छलांग लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? एक तरफ सख्त चट्टान है और दूसरी तरफ गहरी खाई। वो फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगा, मगर तभी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग स्वयं ही तेजी से एक ओर घूम गया। है ये क्या? उसने स्टीयरिंग को दूसरी ओर घुमाना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ। ओह, इसे क्या हो गया? गाड़ी तेजी से ढलान की ओर बढ़ी। नहीं! और इससे पहले कि किरण कुछ कर पाता, गाड़ी खाई में गिरती चली गई। गर्र। धड़ाम। तभी एक पुलिस गश्ती जीप वहां आकर रुकी। ओह, ये तो निश्चित ही मर गया होगा। पता नहीं इसके बाकी तीनों साथी इंस्पेक्टर विक्रम के हाथ लगे होंगे अथवा नहीं। और उधर पुलिस जीप शीघ्र ही हम तक पहुंच जाएगी और हम इस गाड़ी में चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह झपट लिए जाएंगे। फिर क्या किया जाए? जग्गू, तुम गाड़ी को अस्तबल की ओर जाने वाले मोड़ पर मुड़ा दो। अस्तबल की पिछली ओर आजकल सर्कस लगा हुआ है। फिर सोपती ने उन्हें जो उपाय बताया वो दोनों को पसंद आया। शीघ्र ही अस्तबल के बाहर गाड़ी खड़ी करके तीनों अस्तबल की ओर भाग चले और भीतर पहुंचकर वे अस्तबल की पिछली दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद पड़े। फिर वो देखो, सामने ही सर्कस का तंबू है।
तेजी से भागो। कुछ देर बाद सर्कस का टिकट लेकर तीनों ने गेट के भीतर प्रवेश किया और सर्कस देखने लगे। वाह, क्या मजेदार खेल खेल रहे हैं ये हाथी। वाह वाह, कहीं पुलिस यहाँ तो नहीं पहुंच जाएगी। तभी अचानक एक हाथी ने फुटबॉल पर किक जमाई। धड़ाक! फुटबॉल अगली पंक्ति में बैठे जग्गू के चेहरे से आ टकराई। धड़ाक! आ! अरे वाह, वो मारा। आहा! तभी किक मारने वाला हाथी तेजी से आगे वाली पंक्ति की ओर लपका और अचानक जग्गू को सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। ची! बचाओ! और किसी के कुछ समझने से पूर्व भी उसने सूंड घुमाकर जग्गू को एक और उछाल फेंका। हवा में उड़ता हुआ सा जग्गू जग्गू का शरीर सर्कस के मौत के गोले की ओर लपका। बचाओ! सभी दर्शक की आंखें जैसे उधर ही ठहर गई थी और दिलों की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। नहीं, उफ, ओह जग्गू! और फिर धड़ाक! जग्गू के गिरते ही गोले की छत टूट गई और नीचे को गिरता हुआ आई है मोटरसाइकिल के सिर के बल जा टकराया। कड़ाक! और उसकी खोपड़ी पके हुए तरबूज की भांति बिखर गई। दूसरे ही क्षण दर्शकों में खलबली मच गई। ओह, मर गया। अब यहाँ पुलिस आएगी, जल्दी निकल चलो। बाहर निकलते ही उन्हें एक गाड़ी दिखाई पड़ी। उस गाड़ी की इग्निशन में चाबी लगी हुई है। हाँ, उसी गाड़ी से निकल चलते हैं। दोनों उस गाड़ी की ओर लपके और दूसरे ही क्षण, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी दो राहे पर पहुंची, ओह, पुलिस आ रही है। महेश, गाड़ी को दूसरी सड़क पर डाल दो, हरी अप। महेश ने अपनी गाड़ी तेजी से दूसरी सड़क की ओर घुमा दी। मगर ओह, अपराधी संतराम, इनका पीछा करो। यस सर। अगले ही क्षण, ओह, पुलिस हमारा पीछा कर रही है सोबती। गाड़ी को और तेज भगाओ, हमें पुलिस के हाथ नहीं आना है। पी! महेश ने एकाएक गाड़ी की गति बढ़ा दी, मगर तभी उसके कंठ से भयानक चीख निकल गई। आई! क्या हुआ? सोबती, सामने देखो। और जब सोबती की निगाह सड़क पर गई तो दहशत के मारे वो भी चिल्ला उठा। गाड़ी रोको! नहीं! महेश के पांव सख्ती से ब्रेकों पर दब गए। ची! और पूरी गति से दौड़ती गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से हड़बड़ाहट में उसके आंख कान जैसे देखने एवं सुनने की शक्ति खो बैठे थे। तभी तो वो सामने से आते ट्रक को ना देख सका और धड़ाक! आई! अगले पल ट्रक महेश के जिस्म को कुचलता हुआ थोड़ा आगे जाकर रुक गया। नहीं, महेश! ओह, भागने के चक्कर में वो ट्रक की चपेट में आ गया है। फिर पुलिस ने सबसे पहले सोबती को गिरफ्तार किया। मुझे यहाँ से ले चलो इंस्पेक्टर, मेरे दोस्त का खून उस गाड़ी ने किया है। वो गाड़ी खूनी है, वो मुझे मार देगी। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर। फिर सोबती ने उल्टी गाड़ी के चलने की बात बताई, मगर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। गाड़ी तो वहीं पड़ी है जहाँ उल्टी थी। इसके साथी की मौत ने शायद इसका दिमाग हिला दिया है। मैंने सच कहा है इंस्पेक्टर, हम दोनों ने उल्लू और बिल्लियों को भी अपनी गाड़ियों की ओर आते देखा था। तुम हमें इस तरह से उल्लू बनाकर बच नहीं सकते सोबती। आप लोग बेशक मेरी बात मत मानिए, मगर मुझे सुरक्षा के नाते तुरंत लॉकअप में पहुंचा दीजिए। और सोबती को उसी समय पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप में डाल दिया गया। उस समय आधी रात का वक्त था जब लॉकअप में पड़ा सोबती चैन की नींद सो रहा था और रात की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी ऊँग रहे थे। तभी अचानक वहां धुएं की एक लकीर सी प्रकट हुई और अगले ही क्षण पुलिस कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़े। धड़ाम! फिर लॉकअप का ताला अपने आप खुलकर नीचे जा गिरा। खटाक! और उस आवाज को सुनकर, आए, ये कैसी आवाज थी? तभी ची! नहीं, भूत! दूसरे ही क्षण वो चिल्लाता हुआ लॉकअप से बाहर की ओर भागा। बचाओ, भूत भूत! सुनसान पड़े पुलिस स्टेशन से निकलकर सोबती एक और यूं भागा मानो उसके पीछे सैकड़ों भूत दौड़ रहे हो। भूत भूत, बचाओ! भागते हुए अचानक वो एक 5 मंजिला इमारत के सामने ठोकर खाकर गिर पड़ा। कुछ देर तक तो वो इस इमारत के सामने यूं ही पड़ा रहा। फिर उठकर इमारत के भीतर की ओर भागा।
ओह, ये इमारत तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। शीघ्र ही वो लिफ्ट के सामने था। ओह, लिफ्ट तो ऊपर है। मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता। भूत मेरे पीछे है। कुछ सोचकर वो तेजी से इमारत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। धप धप। जब सीढ़ियां खत्म हुई तो इमारत की अंतिम मंजिल के कॉरिडोर में था। उफ, ये मैं कहाँ आ गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे कॉरिडोर में आगे की ओर खींच रहा हो। मुझे उधर नहीं जाना चाहिए, मगर ना चाहते हुए भी उसके पांव उस ओर बढ़ते रहे। और जब एक फ्लैट के सामने पहुंचकर उसके कदम रुके, फ्लैट नंबर 94। उफ, ये फ्लैट भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अचानक ही उस फ्लैट का द्वार खुला और भीतर से एक भारी आवाज आई। भीतर चले आओ सोबती। हैं? भीतर ऐसा कौन है जो मेरा नाम जानता है? मुझे बिना सोचे समझे भीतर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सम्मोहन में बंधा सोबती जैसे ही भीतर जाने के लिए विवश हो गया। फिर जैसे वो भीतर पहुंचा, आओ सोबती, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे पापों की याद दिलाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। याद करो, इसी फ्लैट में तुमने कभी रामनाथ और उसकी पत्नी को अपने चारों साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। हाँ हाँ, अब याद आ गया। हमने उनके पुत्र को भी उस खिड़की से बाहर फेंक दिया था। मगर तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मैं वही 5 वर्षीय बालक हूँ जिसे तुमने खिड़की से बाहर फेंका था। क्या? हाँ, आज 20 साल बाद मैंने तुम्हारे बाकी चारों साथियों से अपने माता पिता की मौत का बदला ले लिया है और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। 5वीं मंजिल से गिरकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। पहले तुम ये जान लो कि मेरे सम्मोहन पास में बंद कर ही तुम्हारे साथी गोल्टू ने गंजे से टकरा कर अपनी मौत को दावत दी थी। मैंने ही किरण को गाड़ी समेत खाई में गिराया था, फिर हाथी से जग्गू को मरवाया। तुम दोनों को उल्लू और बिल्लियों तथा उल्टी गाड़ी भगाकर दिखाना भी मेरी तांत्रिक शक्तियों का ही कमाल था। ओह, लेकिन अफसोस कि मुझे भी अपने माता पिता की हत्या का 20 साल बाद ही पता चला, वरना तुम लोग इतने वर्षों तक जिंदा नहीं रह पाते। मुझे अभी भी वो दृश्य अच्छी तरह से याद है जब और हरिदत्त की आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब उसे खिड़की से बाहर फेंका गया था। आई, लेकिन मेरी जिंदगी बाकी थी, इसलिए मैं नीचे बैलगाड़ी पर सवार एक स्त्री की गोद में जा गिरा था। अरे, ये मेरी गोद में बच्चा कहाँ से आ गिरा? स्वामी, देखिए, भगवान ने ऊपर से हमें कितना सुंदर और बड़ा बच्चा भेजा है। सावित्री, ये तो बेहोश है। अवश्य ही इसे किसी ने ऊपर से फेंका है, वरना यदि खुद गिरा होता तो ऊपर से अवश्य ही शोर मच गया होता। ठहरो, मैं ध्यान लगाकर इसका पता लगाता हूँ। और जब मेरे धर्मपिता नारायण दत्त को ध्यान लगाने पर इस फ्लैट में घटी सारी घटना का पता चला तो वे तुरंत मुझे लेकर वहाँ से दूर चले गए। और 20 साल बाद जब मुझे ये पता चला कि मेरे माँ बाप कोई और थे, तो ध्यान लगाने पर मुझे तुम लोगों द्वारा खेला गया खूनी खेल मेरी आंखों के सामने नाच उठा। और मैंने उसी वक्त तुम लोगों से बदला बदला लेने का निश्चय कर लिया। तभी कमरे की बंद खिड़की स्वयं खुल गई। अब तुम ध्यान से देखो, ये वही खिड़की है जहाँ से मुझे नीचे फेंका गया था। अब तुम इसी खिड़की से नीचे छलांग लगाओगे। नहीं, खटाक। लेकिन तभी जैसे कोई चुंबकीय शक्ति साप्ती को खिड़की की ओर खींचने लगी और वो भय से चीख उठा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे खिड़की से बाहर मत धकेलो। तुम्हारी मौत का वारंट कट चुका है सोबती। तुम्हें भी अब अपने साथियों के पास जाना होगा। जाओ। और आई, नीचे गिरते ही सोबती के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तब अज्ञात व्यक्ति के रूप में हरिदत्त ने ही पुलिस को सूचना दी और उस इमारत से चुपचाप बाहर निकल गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो सोबती की लाश को देखकर वो इसी निष्कर्ष पर पहुंची, शायद इसने फांसी के भय से आत्महत्या कर ली है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इन सब घटनाओं की वास्तविकता जानता था, और वो व्यक्ति था तांत्रिक नारायण दत्त। तुमने पहली बार अपनी तांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है पुत्र हरिदत्त, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए ये बदला बहुत ज़रूरी था।
जब मेरी आत्मा संतुष्ट है पिताजी, अब मेरी आत्मा संतुष्ट है पिताजी, और मैं जल्द ही आपके पास आ रहा हूँ। फिर यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं स्वयं को कानून के हवाले कर दूंगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि नारायण दत्त का जो बेटा है हरिदत्त, उसने सही किया या गलत किया। क्या ये सही है या गलत है, या ये क्या इसे अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है या इसे नहीं रखा जा सकता है, और क्या हरिदत्त को इसके लिए अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।